स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एसआई पद्धति के अंदर कुछ मात्रक के बारे में चर्चा की थी। आज हम ले रहे हैं द्रव्यमान और भार में अंतर, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, देखो द्रव्यमान और भार दोनों की परिभाषा एक तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा बता देता हूं और फिर हम इसमें बात करेंगे अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आती है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ की मात्रा जो होती है, यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ या द्रव्य की मात्रा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान की जब बात करोगे आप, तो जैसे आप किसी भी दुकान के ऊपर कोई वस्तु लेने जाते हो, खाने पीने की सामग्री लेने जाते हैं, तो उस समय हम उसको कहते हैं ना कि हमारे को 2 किलो चाहिए या 3 किलो 5 किलो कोई पदार्थ, मतलब खाने की चीज चाहिए, तो वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने लिया है भार, कि भाई भार क्या होता है। तो भार जो है ना, दोनों में यही अंतर है कि भार का मतलब होता है कि जो वस्तु या जो पदार्थ है उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वही बात हम भार के रूप में कह सकते हैं कि किसी द्रव्य या किसी पदार्थ या द्रव्य जो होता है, किसी पदार्थ या द्रव्य का भार उस पर लगने वाले या उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। बस ये दोनों में अंतर है कि द्रव्यमान का मतलब होगा कि पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, अब मैं कहूं कि इस मार्कर का अगर अपन भार देखते हैं तो कितना होगा, ग्राम में होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम के आसपास होगा। तो द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा, लेकिन जब हम इसके भार की बात करेंगे तो ये वस्तु या ये मार्कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कितना बल इसके ऊपर लग रहा है, वह बल जो होगा ना, उसे अपन उस वस्तु का या पदार्थ का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और हर स्थान पर, पृथ्वी के हर क्षेत्र पर, है ना, भार हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हर स्थान पर भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन यहां बताएंगे कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। जैसे हम अपनी बात करते हैं, आप अपना वजन तोलिए। ठीक है, आपका वजन जैसे मान लो 45 किलोग्राम है, तो आप जिस स्थान पर आपने 45 किलो वजन मापाया है, वहां से आप घर जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वहां आपके 45 था और घर जाके आपका वजन कम हो गया। ऐसा नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। हाँ, ये चीज है कि अगर आप वहां पर ये भार या गुरुत्वीय बल की बात करोगे, तो जिस स्थान पर आपने ये आपका भार देखा है, अगर आप दूसरे स्थान पर जाओगे तो उसके मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी पर हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक जब अपन लेते हैं, आपको पता है क्या होता है, हम जनरली क्या लेते हैं, किलोग्राम। किसके रूप में लेते हैं, किलोग्राम के रूप में लेते हैं। और किलोग्राम शब्द जो दिया गया है, ये सेब्रेस एक देश है, शहर है, सॉरी देश है, वहां पर क्या है, इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम नाम का जो सिलेंडर काम में लिया जाता है, सिलेंडर, ठीक है,
उस सिलेंडर के भार के आधार पर, ये कह सकते हैं सिलेंडर के द्रव्यमान के, सॉरी, द्रव्यमान को ही इसमें किलोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। ये ध्यान रखना, छोटी सी जानकारी कि प्लेटिनम इरिडियम नाम का, मतलब वहां पर एक सिलेंडर मतलब यूज में करते हैं, उस सिलेंडर का जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम के बराबर माना गया। ठीक है, तो आपको इसमें जनरली ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लेते हैं इसमें भौतिक राशियां, जो हम पहले ले रहे थे उसमें कुछ 2-3 और राशियां रह जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेंडर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए अब हम लेते हैं इसमें आगे कुछ व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं, जैसे आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा आएगा घनत्व, और तीसरा आता है विस्थापन। ये सब आप जो अभी फिजिक्स के अंदर आप चैप्टर पढ़ रहे हो विमाओं वाला, ठीक है ना, उस विमाओं के अंदर भी आपको इनके मात्रक के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम इसको जनरली नॉर्मल रूप में ही लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसमें सबसे पहला आता है आयतन। ठीक है, एक आयतन लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे घनत्व, और घनत्व के बाद आ जाएगा विस्थापन। ये मुख्य रूप से 3 है, और लास्ट में अपन लेंगे किसका, तापमान। ठीक है, तो आयतन देखो, कोई भी चीज होती है, हम कहते हैं ना आयतन का मतलब होता है वस्तु के द्वारा घिरा गया आयतन, स्थान जो होता है। अब वस्तु का स्थान का मतलब ये होगा, जैसे मैंने ये चीज बताई आपको कि ये मार्कर है, आप कह रहे होंगे सर बार बार एक ही चीज क्यों बता रहे हो, लेकिन क्या करें, अब जो उपलब्ध है उसके हिसाब से बता रहे हैं। देखो, अब ये वस्तु जितना स्थान घेरी है, अब इसमें आप क्या लोगे, एक इसकी चौड़ाई, एक इसकी लंबाई, और एक इसकी ऊंचाई, तीनों चीजें इसमें काम में ली जाती है। तो हम आयतन जब लेते हैं तो आयतन में क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब हम यहां पर ये मात्रक सीजीएस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से। तो इसमें क्या आएगा, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के नाम से जाना जाता है। अब इसको सीसी लिखते हैं, सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम तो क्या करते हैं कि ये मात्रक लिया है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई भी द्रव्यमान, ये द्रव अवस्था के अंदर जो पदार्थ लेते हैं हम, उसको हम किस में लेते हैं, मिलीलीटर के अंदर लेते हैं। किस में लेंगे, तो मिलीलीटर। तो हमें इसमें मिलीलीटर के हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि भाई देखो आप यहां पर सीधा सा ध्यान रखोगे, 1 लीटर की जब बात की जाती है तो उसमें कितना होता है, 1000 ml होता है। कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है ना, तो ये जनरली ध्यान रखना है। और यहां पर हम लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिया गया है 1 मिलीलीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को किसके बराबर माना गया है, 1 मिलीलीटर के बराबर माना गया है। और एक और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि एक ये डेसीमीटर क्यूब, 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर के बराबर इकाई मानी जाती है। तो हमें एक जनरल ध्यान रखना है, हमें विशेष तौर पे क्या लेना है कि कोई भी जब हम केमिस्ट्री लैब की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से जो मात्रक काम में लिया जाएगा वो मिलीलीटर के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है घनत्व की। तो पहले हमने जैसे पदार्थ के गुणों के अंदर लिया था, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन लेते हैं। अब आप अगर इसको एमकेएस में लेंगे तो एमकेएस में द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, और बटा मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं।
ठीक है। अब ये लिखो या फिर सीजीएस में लिखो, तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, देखो ये है एमकेएस पद्धति के अंदर, और इसमें आ जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखा जाएगा, किसका, घनत्व का। ठीक है। और विस्थापन, अब विस्थापन की जब बात की जाती है तो विस्थापन को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे, तो विस्थापन के लिए आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन हमेशा मीटर में लेते हैं, दूरी, तो आप चाहे मीटर में लो चाहे सेंटीमीटर में लो, और प्रति सेकंड के रूप में इसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो विस्थापन को अगर अपन एमकेएस में लेते हैं तो क्या लेंगे आप, ऊपर मीटर और नीचे क्या लेंगे, प्रति सेकंड के रूप में। विस्थापन बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। तो ये चीज आती है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या सीजीएस में लिखना हो तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये तीन नॉर्मल राशियां आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये कहां से क्या होता है। तो पहली चीज आयतन, आयतन में ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर के बराबर माना जाता है। और 1 लीटर में कितने होते हैं, एमएल, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है। ग्राम, इधर द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का, ये घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन है। अब द्रव्यमान किलोग्राम और ये मीटर क्यूब, सीजीएस में लोगे तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। इसी तरीके से विस्थापन की बात करते हैं तो एमकेएस में मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखा जाता है, और जब आप सीजीएस में लेंगे तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है। तो ये कुछ जनरल व्युत्पन्न राशियों के बारे में इसके अंदर दिया गया है। ठीक है ना। तो आप इसको जनरल नोट कर देना कॉपी के अंदर। हालांकि मैं कह रहा हूं फिजिक्स के अंदर आपने इसकी विमाएं भी निकाली होगी, विमा वाला जो चैप्टर चल रहा है आपके, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब हम लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज। ये तो चलो आप जनरल स्थिति में देख रहे हो। अब हमारा मुख्य पॉइंट आता है, वो है तापमान। तापमान जो होता है ना, तापमान को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब हम तापमान लेते हैं लैब के अंदर, तो प्रयोगशाला के अंदर मुख्य रूप से तापमान को किसमें लेते हैं, केल्विन के अंदर लिया जाता है। आप कोई भी बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं लोगे तो अभिक्रियाओं में तापमान केल्विन के अंदर बताया जाएगा। ठीक है। अब कैसे होता है, और हमारे शरीर का ताप हम किस में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर, है ना। चलिए अब देखो तापमान, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तापमान, जो मुख्य रूप से है। तापमान 3 इकाइयां, सबसे पहला सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। दूसरा हम पहले केल्विन, ये ले लेते हैं अपन केल्विन के अंदर, केल्विन, केल्विन को प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, के, है ना। और तीसरा आता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को लिखा जाता है डिग्री एफ के रूप में। ये 3 इसके अंदर मुख्य रूप से तापमान की इकाइयां हैं। ठीक है। और तीनों में अलग अलग रूप से संबंध दिया गया है। हम तापमान जो देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर इसमें मापन जो आएगा, देखो इसमें थर्मामीटर के अंदर यहां पर जब अपन थर्मामीटर लेते हैं तो थर्मामीटर में इसमें मान होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है मान। केल्विन की जब बात की जाती है तो केल्विन में होता है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक, ये उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और यहां जब हम लेंगे फ़ारेनहाइट में, तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका मापन होता है। ये आपको तीनों चीजें विशेष तौर पे ध्यान में रखनी कि जब हम थर्मामीटर लेते हैं नॉर्मल, उसमें 0 से 100 डिग्री होगा, केल्विन लेंगे तो 273 से 373 केल्विन तक,
और जब फ़ारेनहाइट लिया जाता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का मान उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। नीचे से चलेंगे 0 से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इन तीनों में परस्पर संबंध है, ये संबंध आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला आता है, हम लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध। पहले आप ये ले लो, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध। जैसे हम लेते हैं कि ताप को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना। ताप को किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलते हैं? तो आपको कोई भी तापमान दिया हुआ है, ठीक है ना, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे? देखो मुख्य रूप से केल्विन जो होता है वो 273.15 के मान होता है इसका, 273.15, लेकिन हम जनरली 273 ही इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलो, जैसे आपको एक जनरली क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको किस में बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? केल्विन का मतलब ये होगा कि जो डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है आपको, उसके अंदर 273 जोड़ दो। कितने? 273 जोड़ो। तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 50 प्लस 273। अब कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ोगे आप तो ये कितने हो गए? 3, ठीक है। अब 5 और ये 7 कितने हो गए? 12, 1 और ये आ गया 323 केल्विन, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपको तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है और उसको केल्विन में बदलना है तो 273 क्या कर दो? जोड़ दो। अब आपको तापमान केल्विन में दिया हुआ है, तभी तो देखो ना, यहां पर जब अपन मान लेते हैं तो अपन बोलते हैं ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री मतलब बिल्कुल 0 है। और जब आप केल्विन के अंदर लेंगे, है ना, केल्विन में, तो केल्विन के अंदर जब आप लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत किससे हुई? 273 से, है ना। अब 273 एक अपन मान लेते हैं तो क्या होगा? बहुत अधिक होगा, है ना। बस ये चीज है, ठीक है। अब आप लोग सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं कि केल्विन तापमान, ताप को केल्विन से किस में बदलना? डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, ठीक है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 12th क्लास के अंदर या 11th में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं आती है वो हमेशा मान हम किस में लेते हैं? केल्विन के अंदर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको लो, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें सीधा संबंध बताऊं या सवाल देते हैं? सवाल देखो आप, जैसे आपको दिया 373 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। अब ये दे दिया मान 373 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, 373 केल्विन को, है ना। अब इसमें बदलना है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम लेंगे अब डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा? जो आपको मान दिया गया है केल्विन का, उसमें कितने घटा दो? 273 घटा दो। यहां दिया हुआ था 273 जोड़ना और यहां पर घटाना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 373 माइनस 273 कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये मान आ गया इसके अंदर। तो एक संबंध आपको ये ध्यान में रखना है, एक संबंध ये ध्यान में रखना है ना। ये आपने छोटी क्लासों में आपको बताया होगा जनरली कि भाई ये तापमान में क्या संबंध रहता है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आ गई। अब हम लेंगे ये और ये मुख्य रूप से, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम लेते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध। ओके, चलिए अब देखो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जब संबंध की बात की जाती है तो इसके लिए ना आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना, और कुछ नहीं है, सिंपल से सूत्र से ही आप इसको बता सकते हो, है ना। जैसे ये अपन ने संबंध दिया वैसे ही संबंध इसके अंतर्गत आपको बताना है। चलिए देखिए, जैसे हम पहला लेते हैं इसके अंदर, वो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना पहला काम। अब संबंध किस में लेते हैं?
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध। आपको पता है ना अपने शरीर का तापमान कितना होता है, बता सकते हो कितना होता है? 37 डिग्री 38 डिग्री होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर। अब आप उसको फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो क्या होगा? बस वो चीज इसमें आती है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध कैसे स्थापित होता है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें सबसे पहला कि डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। तो इसमें एक सूत्र दिया हुआ है, बिल्कुल उस सूत्र का उपयोग कर लो और भले पॉइंटों में मान आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो आप, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, ये एक अनुमान मतलब मान दिया गया है, इंटू डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको तापमान दिया हुआ है वो, और उसमें 32 जोड़ दो। कितने? 32 जोड़ दो, ठीक है। और इसके अपोजिट आएगा दूसरा आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना तो उल्टा है, मतलब इसको आगे लाओ। अब इसको आगे लाओगे तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये पलट जाएगा 5/9 इंटू इधर आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस क्या आ जाएगा 32। 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 के रूप में इसे लिखा जाता है। ये दो सूत्र हैं और इन्हीं दो सूत्रों से आप सब मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम जनरली लेते हैं तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। जैसे अपन ने लिया, बताएं, चलो वो वाला मान निकालते हैं अपन कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को देखो, यहां हमने लिया 0 से 100 डिग्री, यहां लिया 273 से 373, समझ में आ गया था। अब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। अब ये 212 100 के बराबर होता है या नहीं होता है वो आप यहां से ले सकते हो। कैसे? देखो आप, अब इसमें मान क्या दिया है 100, तो क्या लिखते हैं 0 डिग्री ये डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू इधर क्या आ जाएगा 100, ठीक है, और प्लस 32। अब आप काटोगे इसको तो ये कितनी बार आया? 20 बार। अब 20 इंटू 9, 9 2 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 20 जोड़ो 200 और कितने हो गए? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है मान किसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो मान कितना होगा? इसका मतलब जब आप ये मान देखोगे 212, तो 212 किसके बराबर होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके अंदर कि आपको कहा कि 32 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ये डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, सॉरी, तो हम यहां ले रहे हैं 32 नहीं तो कोई और ले लो मान, आप जो भी बताओ उसके हिसाब से हम लेते हैं। पहले आप देखो 100 डिग्री लिया है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है, ठीक है ना। अब हम जैसे वही मान वापस लें, बताओ उदाहरण कोई, सोच सकते हो, चले कोई उदाहरण ले। चलिए आप ऐसा करो 36 डिग्री, जैसे अपन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, आपको दे दिया, जैसे यहां पर हमने लिया ना एग्जाम्पल, तो ये इधर एग्जाम्पल ले लो एक और। एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि ये जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कौन सा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। बदल सकते हो? ये आपका सवाल है। आपको करना क्या है कि 32 डिग्री, देखो ये फॉर्मूला में बता रहा हूं, 5/9 इंटू 32 माइनस 32,
निकालो आप अब इसका मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, ये आपको खुद निकालना है। निकाल दोगे पक्का? तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि भाई मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या बताया? 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इधर आया था प्लस 32 के हिसाब से ये आया है। तो अब अगर आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हो तो इसका मान कितना होगा, ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, तो यहां हमने मुख्य रूप से क्या क्या लिया है, तो पहली चीज सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध। तो सेंटीग्रेड और केल्विन की जब बात की जाती है तो क्या करते हैं हम कि भाई सेंटीग्रेड केल्विन में 273 का ही आंकड़ा होता है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है 273 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटा दीजिए। ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट की बात आती है तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तब ये सूत्र लगेगा। और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो इस सूत्र का उपयोग करोगे। ठीक है, पक्का? चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक सवाल तो मैंने ये दे दिया पहला, और सेकंड ये है कि हमारे शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, एक। और तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण, वह ताप जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, ये आपको बताना है, सर्च करके बताना कि एक ऐसा ताप जिसके ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का मान बराबर होता है, इक्वल होता है, वो आप खुद बताओगे। ठीक है, तो आप बाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों मुख्य रूप से। ठीक है, धन्यवाद।